हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आपको इस टॉपिक की देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये देखिए, जिस सम्मान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले तो ये याद रखिएगा, नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। हाल ही में देखिए ये जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का, ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भी पता चल जाता है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा हाल ही में ये भारतीय पीएम को दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए 13 से 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर थे। इसी दौरान इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 15 जुलाई को वो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में पता चला। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अन्य देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से इन्हें जून में सम्मानित किया गया था। पपुआ न्यू गिनी ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से मई में भारत के पीएम को सम्मानित किया था। और मई में ही फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी भारत के पीएम को सम्मानित किया गया है। तो ये अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही के कुछ महीनों में दिए गए हैं। सभी को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाने वाला है। 22 से 24 जुलाई 2023 को इस 3 दिवसीय विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आंसर यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा। अब देखिए, यह विश्व का प्रथम आयोजन है जो पूर्णतः मंदिरों के प्रबंधन के लिए समर्पित है। इस सम्मेलन में देखिए मंदिर के पारिस्थितिक तंत्र के प्रशासन के बारे में, मंदिरों का प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, उनका संचालन कैसे होना चाहिए और उन्हें सशक्त कैसे बनाया जा सके, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देखिए 25 देशों के 450 से अधिक मंदिरों के पदाधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। वाराणसी में इसका जो आयोजन है ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से अतुल्य भारत अभियान के भाग के रूप में किया जा रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसके 2 प्लांट देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में लगाए जाने वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। अब ये 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट के जो प्लांट है वो कितने कितने मेगावाट क्षमता के होने वाले हैं? तो इनकी क्षमता देखिए एक की 800 मेगावाट होगी। मतलब टोटल मिलाकर ये दोनों थर्मल प्लांट 1600 मेगावाट के होने वाले हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली की बढ़ती मांग को राज्य में पूरा करना और राज्य के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश ने यह थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। यूपी में देखिए ये जो प्रोजेक्ट है राज्य में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
ये तकनीकी उच्च दक्षता और कम कोयले की खपत प्रदान करता है। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में लगाया जाने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर सैटरडे के दिन आप सभी के लिए पॉलिटी पर भारी डिस्काउंट अनाउंस किया गया है, जहां पर देखिए अप टू 80% तक ऑफ आपको पॉलिटी के कोर्स पर मिलने वाला है। तो बिना देर किए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया गया है? तो देखिए, भारत के इतिहास में आज तक भारत के प्रेसिडेंट ने किसी भी राज्य की विधानसभा को संबोधित नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया है। तो राजस्थान की विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जिसे प्रेसिडेंट ने संबोधित किया है। आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर के पद पर वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। भारत के इतिहास में पहली बार भारत के प्रेसिडेंट ने राजस्थान की विधानसभा को हाल ही में संबोधित किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के आजीविका मिशन को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को देखिए गोल्डन श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। अब बात आती है कि ये ग्रामीण आजीविका मिशन जम्मू कश्मीर में है क्या? तो देखिए, यह जो योजना है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने का कार्य करती है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जैसे देखिए अवसर योजना, उम्मीद महिला हाट या फिर जिला ग्रामीण हाट। ये जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज उनके प्रोडक्ट के लिए प्रदान की जा सके। तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन के इन्हीं प्रयासों के कारण हाल ही में इसे स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। 2023 में देखिए पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों का एक सम्मेलन होने वाला है, जिसकी मेजबानी इस साल भारत करने वाला है। आंसर डी हो जाएगा। भारत देखिए 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लगभग देखिए 1 दशक के बाद इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। अब इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म को मजबूत करना और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य में आपसी सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। आसियान का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। आसियान को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह के रूप में जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में देखिए टोटल 11 देश सदस्य हैं। इसका 11वां सदस्य देश हाल ही में तिमोर लेस्ते बना था और इसके अलावा ये 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं। तो टोटल वर्तमान में 11 देश आसियान के सदस्य हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद भी 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाने वाली है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी और इसका जो सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। सारे फैक्ट यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, मिस्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिस्टी योजना की बात करें तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है, जिसे हाल ही में देखिए 2023 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि ये किस मंत्रालय की योजना है। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की योजना है। अब ये सुर्खियों में हाल ही में क्यों आई?
तो देखिए, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन इस योजना के तहत हाल ही में किया गया है। तमिलनाडु में इस वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। मिस्टी योजना के बारे में शॉर्ट में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अगर डिटेल में हम इस योजना का उद्देश्य देखें तो भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति ही समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आने वाली सुनामी या ऐसी बड़ी समस्याओं को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके, इंडियन गवर्नमेंट ने मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मिस्टी योजना हाल ही में शुरू की है। केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस बनाए गए हैं। आंसर सी हो जाएगा। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में केरल हाईकोर्ट में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अलेक्जेंडर थॉमस के पहले देखिए एस.वी. भट्टी केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे, लेकिन हाल ही में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है और अब इनके स्थान पर जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को केरल हाईकोर्ट का नया एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे आ जाइए, ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? देखिए, ज्योति याराजी की अगर हम बात करें तो ये हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही है, जो कि देखिए भारत में हर्डल रेस की खिलाड़ी है, बाधा दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है। आंसर सी हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, थाईलैंड में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति ने 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए, 13 जुलाई 2023 तक भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। अब देखिए, ये जो चैंपियनशिप है जिसे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन देखिए 12 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक थाईलैंड में किया जा रहा है। तो अभी 13 जुलाई तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। इसके बाद 16 जुलाई के बाद जब चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी तो मैं आपको पूरी मेडल टेली बता दूंगा वहाँ पर, और भारत ने कितने मेडल टोटल जीते हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो 3 गोल्ड मिले हैं केवल उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली हो जाती है ज्योति याराजी, इन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड अपने नाम किया है। अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप में गोल्ड अपने नाम किया है, और तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं अजय कुमार सरोज। तो 13 जुलाई तक ये टोटल 6 मेडल हमारे पास आए हैं, इनको याद रखिएगा। 16 जुलाई के बाद जब चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी तो मैं आपको पूरी मेडल टेली एक बार समझा दूंगा। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है ये याद रखिएगा। तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम उस कंट्री की बात करेंगे जो कि न्यूज़ में है, तो ये हो जाती है थाईलैंड, क्योंकि यहाँ पर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड जो कि देखिए एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा थाई बाट है। प्रयुत चान ओचा वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये इसके 4 पड़ोसी देश है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड के दक्षिण में यहाँ पर थाईलैंड की खाड़ी स्थित है। थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथानोन के नाम से जानी जाती है। मेकांग नदी थाईलैंड की सबसे बड़ी नदी है। थाईलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। तो यहाँ पर थाईलैंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है एक नज़र में, वो मैंने आपको बता दी है। आगे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये सभी उद्देश्य हैं चंद्रयान 3 मिशन के। तो आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली जब आप किसी स्टेट की पीएससी मेंस देने जाते हैं या फिर यूपीएससी प्री देने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्या उद्देश्य है ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो उद्देश्य से ही हमने कवर किया है। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 कुछ टेक्निकल एरर के कारण असफल हो गया था। तो यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर उस वक्त हम लैंडिंग सुरक्षित नहीं करवा पाए थे,
तो अब सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना हमारा उद्देश्य है। रोवर हमारा चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित हो, यह हमारा उद्देश्य है। और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, जहां पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा चंद्रमा की सतह पर, वहां पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सके, उनका संचालन किया जा सके, यह चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। क्लियर हो जाता है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ सेशन पहले भी दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर हम कवर करते हैं। देखिए, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन को 2:35 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रयान 3 देखिए लगभग 42 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। चंद्रयान 3 की लागत की बात करें तो 615 करोड़ इसकी टोटल लागत है और इसका कुल वजन लगभग 3900 किलोग्राम है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चंद्रयान मिशन के बारे में भी आपको मिल गई और 15 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट को हम आगे बढ़ाते हैं और मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, 1 मई को सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वर्कर डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है, ये मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई के दिन ही मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कोल मिनर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी 4 मई को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी 7 मई को मनाई जाती है। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस 8 मई को हर साल मनाया जाता है। आगे आइए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में 15 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है और इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी 18 मई को ही मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है। अगर विश्व एड्स दिवस की बात करते तो वो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को हर साल मनाया जाता है और इसके अलावा 31 मई को एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। सारे डे इंपॉर्टेंट थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, जिन्हें हमने 14 जुलाई 2023 के सेशन में डिस्कस किया था। पहला देखिए, हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुरम में किसके द्वारा HAL के रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है। किन 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये केरल और तेलंगाना राज्य है। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नारी अदालत व्यवस्था को मिशन शक्ति के तहत शुरू किया गया है। भारत का जंगी जहाज INS सुनैना ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए सेशल्स पहुंचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के संस्थापक एलन मस्क हैं। आगे आइए, किस देश के द्वारा हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? तो ये देश है फ्रांस। और लास्ट देखिए, हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लास्ट डे के सभी करंट अफेयर से आई होप आपको इजीली यहाँ पर आज के और कल के सभी करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में छोड़ा गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस क्रेटर के पास उतरेगा? आज के इसी सेशन में हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप आप इसका आंसर इजीली कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है।
ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।